अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द यू। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अच्छा, आज की मीटिंग का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने देखना है पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा पर कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। मैं गुज़िश्ता 14 दिन से आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाया हुआ है। तो उसमें आपकी चैट पढ़ रहा था। ये इस वक्त मेरे पास ये नोट्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने आपकी बातें लिखी हैं, आपकी क्यूरीज लिखी हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जा सके, कोई क्वेश्चन मिस ना हो सके। इसके अलावा मैंने प्रेपरेशन प्लान भी पूरा बनाया है, उसमें आपके साथ कंप्लीट गाइडेंस शेयर कर दी जाएगी। तो जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा था, तो मुझे उस वक्त अपना वक्त याद आ रहा था, बैक टू 2018 2018 में। 2018 में मेरा पीपीएससी के साथ ये सफ़र स्टार्ट हुआ था, और ये 6 साल का सफ़र है। आज 2025 है, तो कम बेश 6 साल का ये सफ़र है। 6 साल के सफ़र में मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की, सीखा भी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी, क्योंकि सम टाइम अगर किसी बंदे ने कोई गलती की हो ना, किसी को बता दे कि यार ऐसे आप ना करें, तो ये बहुत बड़ी नेकी होती है। क्योंकि जो गलती पर वो 2 साल बाद जाकर सीखेगा, वो आपको इन एडवांस पता चल जाएगी कि यार ये गलती नहीं करनी, हमने इससे बचना है। तो आज की मीटिंग में हमने जो चीज़ें देखनी है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। एक मिनट, मैं पेन ऑन कर लूँ। जी, हम सिलेबस देखेंगे। आज की मीटिंग में हमने सिलेबस देखना है, उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रैक जीके। जीके का पेपर है ये, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे में मार्क्स लेना मुश्किल है, और आपने क्वालिफाइंग फेज में भी जाना है। तो जीके में आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकें, आपने करना है। उसके बाद फर्स्ट फेज में हम सिलेबस और पासिंग क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद हम जीके में इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे कि जीके क्या बला है और इसको कैसे कवर करना है। जैसे ही हम जीके की तरफ से फ्री होंगे, फिर मैडम ऑनलाइन आ जाएंगी। मैडम आपको ऐसे लिखना सिखाएंगे, ठीक है? ऐसे के बारे में वो आपको फीडबैक्स देंगी। तो सबसे पहले ये जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने ग्रुप में पोस्ट भी की थी कि आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि आप इस सीट पर अप्लाई करने के अहल हैं। बहुत से लोग, यकीन माने, पंजाब में ऐसे होंगे जिनके 2 दिन के एक्सपीरियंस का फ़र्क होगा। 1 दिन का भी एक्सपीरियंस का फ़र्क होना तो पीपीएससी नहीं मानता। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के अहल हैं। इस मौके को ज़ाया ना कीजिएगा। इस चीज़ की कंजूसी ना कीजिएगा कि बुक हमें परचेज करनी पड़ेगी। किताबों पर लगाए गए पैसे ज़ाया नहीं जाते कभी भी। आप सारे एम्प्लॉयड हैं, रोज़गार हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो आपने बुक्स भी परचेज करनी है, तो उसमें कंजूसी मत कीजिएगा, आपने बुक लेनी है। सबसे पहले जो आपने बुक लेनी है, पीपीएससी के पास पेपर्स बाय इम्तियाज शाहिद, ये बुक आप लिख लें। ये जीके के लिए मैग्ना कार्टा है पीपीएससी का, पीपीएससी पास पेपर्स बाय इम्तियाज शाहिद। आपने वो बुक लेनी है, ठीक है? सबसे पहले सिलेबस की तरफ जाने से पहले मैं आपको ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका, मेरा पीपीएससी के साथ सफ़र 2018 से शुरू हुआ है। 2018 से अब 2025 है। इस दौरान मैंने डिफरेंट पेपर्स क्लियर किए, जिसमें एफआईए के भी एग्ज़ाम्स इंक्लूड हैं, और सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के भी एग्ज़ाम इंक्लूड हैं। देन एफबीआर के एग्ज़ाम्स भी इंक्लूड हैं। फिर वेरियस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स थे, वो भी मैंने क्लियर किए। मैं 3 साल एफबीआर में सर्व किया, और अब रिसेंटली मेरी पीपीएससी के थ्रू एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टिंग हुई है। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है जो आपने स्टडी करना है। अच्छा, पहले तो आप देखें, इसका है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में है जनरल एबिलिटी के पेपर। एक पेपर आपका 100 नंबर का होना है जीके का। ये 100 नंबर का पेपर हो गया आपका जीके का। उसके बाद 25 नंबर का पेपर होगा आपका इंग्लिश ऐसे का। 25 नंबर का पेपर होगा उर्दू ऐसे का। 200 नंबर का। इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू में।
उनका 200 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अब इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है, जो जनरल नॉलेज का पेपर है, उसमें आपने 100 में से 40 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। और इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है उसमें 25 में से सिर्फ आपने 10 मार्क्स लेने हैं। उर्दू ऐसे के पेपर में भी आपने सिर्फ 25 में से 10 मार्क्स लेने हैं। कुल मिलाकर यानी कि आपने ओवरऑल 40% मार्क्स लेने, 40% हर सब्जेक्ट में से मार्क्स लेने हैं और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि टोटल ये 150 नंबर का तहरीरी इम्तिहान होगा, रिटन पेपर होगा, जिसमें से आपने 75, अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो 75 मार्क्स आपने लेने हैं। और ये जो 75 मार्क्स है ना, आप सिर्फ जीके के पेपर से निकाल सकते हैं। अगर आप जीके अच्छी तरह से पढ़ें, आपने जस्ट जीके के पेपर से ही 75 मार्क्स निकालने। और इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे कोशिश करके हिम्मत मार मूर के आपने इंग्लिश ऐसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। जीके कवर करना, जीके का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेरिट में लाएगा। ठीक है, 105 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू में बुलाना है, 21 सीट्स हैं, तो जो टॉप के होंगे वही इंटरव्यू में जाएंगे। अगर आप ऐसे में, तो जो रेगुलर सीएसएस कर रहे होते हैं ना, वो उनका क्लियर नहीं हो रहा होता, इतना वो टफ मार्क्स करते हैं। पास हो जाए तो शुक्र करते हैं। आपने सिर्फ पास ही नहीं होना, 50% मार्क्स लेने हैं, यानी कि 75 मार्क्स लेने हैं। तो आपने 75, आप अगर 60 मार्क्स ही जीके में से ले लें तो क्या ही बात होगी। जब जीके में से आप इतना हाई परफॉर्म कर लेंगे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स आपके मेरिट में आगे जाने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जीके के ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अब जीके का पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। जी, अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीके को किस तरह आपने कैटर करना है। अच्छा, अब वैसे तो पीपीएससी का जो जीके का पेपर होता है उसमें, पीपीएससी का जो यूजुअली आम रूटीन में जीके का पेपर होता है वो, उसमें 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। उसमें 4 सब्जेक्ट्स तो मैंने ये आपके सामने लिख दी हैं, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इंग्लिश ग्रामर है, इस्लामियात है। इसके अलावा करंट अफेयर होता है, ईडीएस होता है, और मैथ होता है, कंप्यूटर होता है, उर्दू होती है। तो ये सब्जेक्ट्स भी जीके में इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये भी आपके लिए गनीमत है, इस आपका जो जीके का पेपर होगा वो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स में से आना है, जिसमें नंबर 1 पर जनरल नॉलेज है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान अफेयर्स है, तीसरे नंबर पर इंग्लिश ग्रामर है, चौथे नंबर पर इस्लामियात है। अब आप मुझे बताएं, मैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए एक्सप्लेन करूं। जनरल नॉलेज को एक्सप्लेन करूं, पाकिस्तान अफेयर्स को एक्सप्लेन करूं, इंग्लिश ग्रामर, या इस्लामियात को एक्सप्लेन करूं। जी, इंग्लिश ग्रामर, जीके। जी जी, और बाकी लोगों की क्या राय है। 41 लोग हैं, तो पार्टिसिपेशन करें साथ। ये जो रिएक्शन का ऑप्शन है ना, तो रिएक्शन के ऑप्शन में लव रिएक्ट, थंब रिएक्ट आता है, उसको शो करें। इसमें ना ये आपको मेरे साथ, हम क्योंकि हम फिजिकली एक दूसरे के सामने तो है नहीं, आप रिएक्ट करेंगे तो मेरा एक हौसला बढ़ेगा कि मैं जिंदा लोगों से ही मुखातिब हूँ। मैं किसी लोगों से तो रिएक्ट करते रहे साथ साथ, ताकि मुझे फील हो कि आप यही हैं। जी ठीक है, हम जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जनरल नॉलेज क्या है। अच्छा, सिलेबस ऑफ जनरल नॉलेज है ना, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। जी, मैंने, जी, जनरल नॉलेज में यूजुअली हर वो चीज़ जो सूरज के अंदर आती है ना, वो पीपीएससी के नज़दीक जनरल नॉलेज है। अगर हम पास्ट पेपर्स का मुतालिया करें, उसमें उन्होंने जनरल पीपीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के ही पास्ट पेपर की अगर बात करूं, उसमें ईडीएस भी इंक्लूड है, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स भी, यानी कि जनरल नॉलेज में वो जो 6 सब्जेक्ट पीपीएससी ने छोड़े हैं, उसमें से कोई भी चीज ऐड कर सकता है, लेकिन वो उस तरह डेप्थ में नहीं जाएगा। थोड़े एक दो क्वेश्चन उनके टच कर लेगा। अब जनरल नॉलेज में चीजें क्या इंक्लूड हो सकती हैं, उसमें आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, हेडक्वार्टर
अब 50 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके वो हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है। आपने देखा होगा पेपर में वो आपसे पूछता है कि फलां ऑर्गेनाइजेशन का आप हेडक्वार्टर बता दें, फलां का बता दें। आईएलओ का हेडक्वार्टर किधर है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर किधर है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर किधर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर किधर है। ये यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अब इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 50 से 60 के करीब। आप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद करेंगे, आपको भूल जाएगा। आप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद करेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम भूल जाएगा। अब ये आपके सामने एक ये वीडियो है, मैंने वीडियो लगाई है, ये वाली वीडियो, ये मेरे चैनल पर MSGK एकेडमी के नाम पर पड़ी होगी। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, ये 6 या 7 मिनट की वीडियो है, आप इसे देखें। ये 50 क्वेश्चन होंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर है, 50 ऑर्गेनाइजेशन होगी और उनका एक ट्रिक बताऊंगा और उसका एक आंसर बनेगा। यानी कि जनरल नॉलेज तो आपने करना ही है। अब ये नहीं कि इतने इतने लंबे रट्टे लगाने बैठ जाएं, एक सिस्टम के जरिए, ट्रिक के जरिए पढ़ना है आपने। वो ट्रिक आप ये मेरी वीडियो देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने किस तरह करनी है। फिर एक ये सार्क की वीडियो है, ये पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी मिल सकता है ये टॉपिक। आप ये वीडियो देख लें। ये जो मैं पावर पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसके बाद ये लिंक वगैरह आप ले लीजिएगा। तो ये आप 2 वीडियोस देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा टॉपिक्स जो मैं बोलूंगा आपने वो करने हैं, किस तरह करने हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उसका आपको फायदा ये होगा कि आपको बनी बनाई चीजें मिलेंगी, क्योंकि टाइम कम है। मार्च में एग्जाम, मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा, 2 मंथ्स हैं आपके पास, और आपने उसमें जनरल नॉलेज भी कवर करना है, ऐसे भी कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, या आप माशाल्लाह सब कर रहे हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आप कुछ हैं तो कर रहे हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट है। तो जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपको बने बनाए लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपने जस्ट वो लेक्चर्स पढ़ने होंगे, उनको सिर्फ आपने याद करना होगा, और उसके साथ PSC के पास पेपर्स पढ़ने होंगे। फिर आप देखिएगा कैसा जादू होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग जनरल नॉलेज में जो चीजें इंक्लूड होती हैं, उसमें आप देख लें कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकते हैं। उसमें वो रिवर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में भी पूछ सकता है। ये चीजें लिखते जाइएगा साथ साथ, जो लिखेगा उसे याद रहेगा। सिर्फ सुनने पढ़ना इक्तफा कीजिएगा, चीजें लिखते जाइए। जनरल नॉलेज में अब जो जो टॉपिक्स आ सकते हैं, उसमें आ सकता है कि रिवर्स ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो टॉप के वो रिवर्स आ सकते हैं। फिर उसको कैटेगराइज आके कर सकता है कि एशिया के कौन से रिवर हैं, यूरोप के कौन से रिवर हैं, अफ्रीका के कौन से रिवर हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह आगे वो फर्दर कैटेगराइज करेगा। फिर आप पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान के टोटल रिवर्स कितने हैं। पंजाब में 5 रिवर्स हैं, सिंध में 4 हैं, बलोचिस्तान में 7 है, KPK में 8 हैं। तो ये रिवर्स हैं। सबसे बड़ा रिवर पाकिस्तान का इंडस रिवर है। ये तिब्बतन प्लेटू चाइना से शुरू होता है, जाकर अरेबियन सी में जाकर गिरता है। ये किन किन रास्तों से होकर गुजरता है, इसके इर्द गिर्द के इलाके कौन से हैं, ये सिर्फ एक रिवर्स का टॉपिक है। और आगे एक समुद्र है जो आपने जनरल नॉलेज के टॉपिक्स करने हैं, जो कि मैं आपको करवाऊंगा, और बहुत ही इजी वे में करवाऊंगा। आपको इस तरह, जिस तरह पानी नहीं पीते, इस तरह आपको फील होगा कि इतने इजी हैं ये। लेकिन इट्स ऑल अबाउट ट्रिक्स, आप पढ़ते कैसे हैं। फिर रिवर्स ऑफ वर्ल्ड के बाद ओशंस ऑफ वर्ल्ड आप देखें। अब जानते हैं पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। वो पूछ लेता है कि अटलांटिक ओशन के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है। फिर सीज फिर वो पूछेगा सीज कौन सी हैं, लेक्स कौन सी हैं। फिर वो आपसे वाटरफॉल्स के बारे में पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए गल्फ क्या है, बे क्या है, डेजर्ट क्या है, स्ट्रेट क्या है, आइलैंड क्या है, पेनिनसुला क्या है, सी क्या है, सी पोर्ट्स क्या होती हैं। आइलैंड और पेनिनसुला में फर्क क्या होता है। आइलैंड यानी कि कोई भी जमीन, जिस तरह एक जमीन का टुकड़ा है, वो चारों तरफ से अगर पानी में गिरा हुआ है ना, उसको हम आइलैंड बोलेंगे। अगर वो 3 तरफ से पानी में गिरा हुआ है, हम उसको पेनिनसुला बोलेंगे। जिस तरह अरब है, अरब एक पेनिनसुला है, सऊदी अरब 3 तरफ से पानी में
गिरा हुआ है, और मगरिब में वो उसके पानी है। अब आपको पता होना चाहिए मगरिब में उसका कौन सा दरिया है, रेड सी है। आपने मैट्रिक के बुक में पढ़ा भी होगा, जब हुजूर इस्लाम के बारे में आपने ऐसे पढ़ा होगा। ये तो जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स हैं। जनरल नॉलेज में मजीद क्या आ सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज आ सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है, क्लाइमेट चेंज है, ये चीजें आ सकती हैं। फिर आपने एक चीज नोट की होगी, वो पूछता है ओल्ड एंड न्यू नेम्स। ओल्ड एंड न्यू नेम्स क्या है, यानी कि साहिवाल का पुराना नाम मोंटोमरी था, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था, गुजरांवाला का पुराना नाम क्या था। इस तरह एक लिस्ट है 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स की, जो मेरे पास अवेलेबल है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ सेशन में शेयर की जाएगी। ये जो तमाम टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, आपके साथ बोल रहा हूँ, ये टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा भी, और इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। फॉर द टाइम बीइंग अपनी नॉलेज के लिए चीज़ें आप लिख लें। फिर एम्पायर्स हैं, डायनेस्टीज रही हैं वर्ल्ड में मुख्तलिफ, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर न्यूज़ एजेंसीज हैं, फिर वर्ल्ड फेमस एयरलाइंस हैं, एनुअल एनुअल डेज हैं। आपने एनुअल डेज में देखा होगा, वो पूछता है कि वर्ल्ड नर्स डे कब मनाया जाता है। फिर वो पूछता है आपसे कि मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, फिर पोलियो डे कब मनाया जाता है। इस तरह कुल मिलाकर ना 50 के करीब दिन है, जिसकी मैंने एक सेपरेट से लिस्ट निकाल के रखी हुई है, आपके साथ शेयर की जाएगी। तो वो सिर्फ आपने वही एनुअल डेज करने, आपको मजीद गूगल पर जाकर खपने की जरूरत नहीं है कि हम देखें कि फलां चीजें कहाँ से करनी है, फलां चीजें कहाँ से करनी है। आपने जस्ट वो जाना है, और गूगल वो लिस्ट आपको दूंगा, उसको पढ़ना है। उसके साथ पीपीएससी के जो पास पेपर की बुक है, उसका 100वां एडिशन मार्केट में चल रहा है, वो आपके पास होना चाहिए। आपने उसको पढ़ना है, आपने उसको याद करना है। एनुअल डेज है। फिर जनरल नॉलेज में टॉपिक आ सकता है कि नोबल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जा सकता है। कोई बता सकता है कि कितनी फील्ड में देते हैं हम कितनी फील्ड में नोबल प्राइज मिलता है। पाकिस्तान की तरफ से पहला कौन था जिसको नोबल प्राइज मिला था? एनीवन? जी, गुड। फील्ड्स के नाम बताएं, कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में काम करने की वजह से मिला था? एनीबॉडी, कोई बता सकता है? गुड जी, फिजिक्स में मिला था। नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ था? पहला नोबेल प्राइज स्टार्टिंग ईयर कौन सा है? फिर आपने देखना है कि स्टार्ट में इकोनॉमिक्स की फील्ड में नहीं था दिया जाता, इकोनॉमिक्स की फील्ड बाद में ऐड की गई थी। वो किस साल में इकोनॉमिक्स की फील्ड ऐड की गई थी? तो इस तरह ये एक नोबेल प्राइज का टॉपिक है। अब क्योंकि मैं फर्दर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, तो सिर्फ एक टॉपिक पर ही मैं 4 घंटे लगा सकता हूँ। तो आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने चीजें इस तरह लेकर चलनी है। अच्छा, नोबेल प्राइज वाला टॉपिक हो गया। नोबेल प्राइज से हम आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। उसमें सार्क है, जिस तरह आपके सामने राइट साइड पर वीडियो शो हो रही है। सार्क क्या है? गुड अब्दुल हसीब, सार्क आ गया। देन ये आप वीडियो देख लीजिएगा, इसमें क्रक्स है, जो मैंने वीडियो सार्क में चीजें डिस्कस करती हैं ना, उसके बाहर इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर उसके बाहर आता है, वो सबके लिए न्यू होगा, और जो न्यू चीज सबके लिए न्यू होती है, उसमें सबके ही नंबर कटेंगे, आपके अकेले के नहीं कटेंगे। लेकिन हम फिर भी चीजों को इस तरह कवर करेंगे, जो जो न्यू चीज भी है हम उसको भी टच दें, हमें वो भी आती हो, कहीं ना कहीं हम उसको भी देख सकेंगे ये चीज क्या है। सार्क का टॉपिक है। और उसके बाद ओआईसी है, ओआईसी कब बनी, ओआईसी के इजलास पाकिस्तान में कब हुए। फिर हम नेम देखेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, ईसीओ क्या है, सीटो क्या है, सेंटो क्या है, यूएनओ कब बनी, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इस तरह मिला काफी टॉपिक्स, ऑर्गेनाइजेशन के हेड में ही काफी टॉपिक्स निकल आते हैं जो जनरल नॉलेज में है। फिर स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज बने हैं। स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज भी मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं, यानी कि उसमें वो जो पीपीएससी के पास पेपर्स के स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो मैंने एक साइड पे किए हुए हैं उसमें, यानी कि हैंडबॉल, इस तरह बास्केटबॉल, एक और गेम है मेरे माइंड से स्किप हो रही है, उसके प्लेयर्स का फर्क होता है, क्योंकि सबके साथ हैंडबॉल बास्केटबॉल आता है, तो लोगों ने एक ही क्वेश्चन उसका याद की, एक ही पूछ रहा है कि इसमें प्लेयर्स कितने थे, वो एक ही 6 5 लगाते हैं। वो मैं तरतीब से जब आपको कराऊंगा ना, हैंडबॉल कितने प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल के इतने प्लेयर हैं, इनको तरतीब से आपने याद करना है, तो फिर आपके जहन में चीजें बैठना शुरू हो जाएंगी।
हाँ, फिर कॉन्टिनेंट्स के बारे में वो पूछता है। कॉन्टिनेंट्स में आपने सारे कॉन्टिनेंट्स करने हैं, जिसमें एशिया है, अफ्रीका है, देन वो है यूरोप है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। आपने इन कॉन्टिनेंट्स को देखना है। ठीक है। फिर ये जनरल नॉलेज की चीजें हमने इस तरह लेकर चलनी है। आई होप सो कि आप मुझे कैपिटल्स भी देखेंगे। कैपिटल्स हमने सिर्फ वही देखने हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो अभी ना मीटिंग एंड होने वाली है, 5 मिनट में या 2-3 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। आपने दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लेनी है ताकि हम आगे स्टडी कर सकें। तब तक मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें। उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे ही मीटिंग एंड होती है दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? नो क्वेश्चंस? पासिंग परसेंटेज मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, जिसमें आपने 40% हर सब्जेक्ट्स में से लेने हैं और ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। जी ये रेगुलर बैच होगा। जी ऐसे की प्रेपरेशन भी होगी। मंडे से हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपकमिंग अपकमिंग मंडे से आपने वो बुक ज्वाइन आपने वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जीके का पेपर भी और आपको ऐसे का भी कंप्लीट पेपर करवाया जाएगा। क्लासेस टाइमिंग रात 8 बजे से 9:30 बजे तक, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस हुआ करेंगी, जिसमें मैं आपको जीके करवाऊंगा और मैडम आशा बतूल आपको ऐसे करवाएंगी। आपका इंग्लिश ऐसे भी कवर होगा, उर्दू ऐसे भी कवर होगा। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने ज्वाइन करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। फीस सिर्फ 4,000 पर मंथ होगी। 4,000 पर मंथ फीस है सिर्फ। बड़ी माइनर सी फीस है, कोई 150 रुपया एक दिन का बनता है। हमारा बच्चा दिन का 500 रुपया खा जाता है। तो आप सब एम्प्लॉयड हैं, कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हैं, आपको ये दुखेगी भी नहीं। बराए नाम फीस है। हाँ वही मैं 150 रुपये आप इसको 30 पे डिवाइड करें, 160 रुपये कोई बनेंगे। तो इतनी कोई हैवी फीस नहीं है। अच्छा, पीएम एग्जाम साल के आखिर में नहीं, एग्जाम जो है ना इसके एक्सपेक्टेड है रमजान के बाद। फर्स्ट फेज में जीके का पेपर होगा। जो बच्चे जीके का पेपर क्वालिफाई करेंगे उनका फिर ऐसे का पेपर होगा। और जीके का पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 माह रेगुलर जुड़े रहे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह आपके पेपर क्वालिफाई होंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और मेरे साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई आप लोगों को दम नहीं करना या कोई आपको दम करके पानी नहीं देना, तमीज नहीं देना। जो चीजें मैं करवाऊंगा, जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ, जो जिस बच्चे ने ये चीजें लिखी होंगी उसको बाद में आसानी होगी। यानी कि जो जो मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। मैं दूसरों की तरह ये नहीं करूंगा कि व्हाट्सएप में नोट्स इतने 100-150 पीडीएफ फेंक दूं और आप भी घबरा जाएं, यार ये क्या चीजें आ गई हैं। आपको सिर्फ रेलिवेंट चीजें मिलेंगी जो पेपर से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट होंगी। जो होगा ना पास पेपर से रेलिवेंट चीजें वो मैं दूंगा। टॉपिक वाइज चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने उसको लेक्चर के दरमियान लिखना है। नोट्स अपने आपने खुद बनाने हैं। आप किसी के नोट्स पढ़कर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। जी हफ्ते में एक 50 नंबर का टेस्ट हुआ करेगा आपका जीके का। और कुछ? जो बच्चे जो चीजें किताबों में अवेलेबल होंगी जो मैंने सेग्रीगेट की हुई है वो तो मैं भेज दूंगा। अब जिस तरह मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो वो चीजें तो आप लिखेंगे ना, और लिखकर अपने पास सेव करेंगे। और चीजें अपने पास आप लिखेंगे, हाथ से गुजरेंगी तो जहन में बैठेंगी। अगर आपने पीडीएफ का ढेर लगवाना है, सिनोनिम एंटोनिम आगे डिस्कस करता हूँ, इसके भी पीडीएफ फाइल है। अच्छा, अब अगर आपने पीडीएफ का ढेर लगाना है तो आपको बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह एग्जाम तक तैयारी करवाते रहेंगे, ताकि अच्छी तैयारी हो जाए। अच्छा, अगर आपने सिर्फ पीडीएफ का ढेर ही लगाना है
तो मैं आपको पीडीएफ की फाइल्स भेज देता हूँ, मेरे पास कोई 200-300 फाइल्स पड़ी होंगी, पढ़ लें पीडीएफ, अगर आपको समझ में आती है एक चीज पकड़ेंगे निकल जाएगी। मैंने चीजें करवानी है आपको तरतीब से, बेस बनाकर। पहले एक टॉपिक करवाऊं, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं ना एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, को रिलेट कर रहे होते हैं। जब एक टॉपिक तरतीब से, जिस तरह अब आप हम सीधा मुगल एम्पायर नहीं स्टडी करेंगे, अब ये आगे पाकिस्तान अफेयर्स में चीजें आएंगी, उससे मैं स्टार्ट करूंगा। हम 712 ईस्वी से स्टार्ट होंगे, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होंगे, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होकर गजनवी डायनेस्टी पर आएंगे, गजनवी डायनेस्टी से स्टार्ट होकर फिर हम दिल्ली सल्तनत आएंगे, दिल्ली सल्तनत में आएंगे। दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं काफी सल्तनतें आती हैं, जिसमें स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सरदार डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है। उसके बाद मुगल एम्पायर आता है, मुगल एम्पायर के बाद बरतानवी दौर आता है, बरतानवी दौर आता है तो जंग आज़ादी की स्ट्रगल शुरू हो जाती है, जंग आज़ादी की स्ट्रगल शुरू होती है तो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान बनता है तो मुख्तलिफ मार्शल लॉ लगता है, कभी जमहूरियत आती है। इस तरह की चीज़ें तरतीब में हमने लेकर चलनी है ताकि आपको चीजें याद हों। अब अगर मैं पहले ही आपको पाकिस्तान का आज का टेन्योर पढ़ाना शुरू कर दूं तो फिर बाद में आपको 712 ईस्वी में लेकर जाऊं, इस तरह चीजें याद नहीं होगी। जब हम आज का पढ़ेंगे तो जब हमने पीछे से पढ़ा होगा तो आपके जहन में चीजें बैठेंगी, और जब हम आगे पढ़ रहे होंगे ना तो आपके जहन में कहीं ना कहीं चीजें टिक करेंगे कि नहीं यार मैंने कल वाला रिवाइज करना है, कल जो चीजें मैंने पढ़ाई थी वो मैंने पढ़नी है, वो क्योंकि चीजें रिलेट कर रही होंगी। पीडीएफ इतने जो रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और एनी क्वेश्चन? थक गए हैं आप? बोल मैं रहा हूं। जी भाई, टेस्ट होंगे हफ्ते में, आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, 50 नंबर का टेस्ट होगा, जीके का टेस्ट होगा वो। गूगल डॉक पर टेस्ट होगा, फौरन ही आप अपने मार्क्स भी देख लेंगे। इंग्लिश आपकी अब वीक है तो क्लियर होगी इंशाल्लाह, ए टू जी सब करवाया जाएगा। मैं आपको अपना बताऊं, मुझे टेंसेस भी नहीं थे आते। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मेहनत है ना, आप जैसे ही मेहनत करते हैं तो फिर आप खुद को पॉलिश करते जाते हैं। मैं मैथ का क्वेश्चन मुझसे बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं था होता। जब मैं इंटरव्यू में गया तो उन्होंने मुझसे मैथ के क्वेश्चन किए, मैंने विदाउट कैलकुलेटर आंसर किए। ये सब एक मेहनत है, आप करते हैं तो आप फिर आगे बढ़ते हैं। जी, सिनोनिम एंटोनिम्स आ सकते हैं। वो सिनोनिम एंटोनिम्स की ना मैं आपको सिलेक्टिव सी फाइल दूंगा, आपने सिर्फ वही करने हैं, उसमें से आपके क्लियर हो जाएंगे। ईडीएम्स की भी इंशाल्लाह मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी दे दूंगा आपको। हम्म। मैं भाई पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में हूँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। टाइमिंग 8 से 9:30 बजे तक क्लास हुआ करेगी। आपकी हिम्मत पे है, आप चाहे 2 मंथ में कर लें, चाहे 3 मंथ में कर लें, जितना पढ़ेंगे उतनी जल्दी कर लेंगे। सबको इंग्लिश का वो आगे मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। फीस 4,000 है एक महीने की, पर मंथ 4,000। अच्छा, मीटिंग तो एंड नहीं हो रही, हम अपना आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर मीटिंग एंड हो गई तो आपने वो ना अपना उसी लिंक पर क्लिक करके दोबारा आ जाना है। मीटिंग एंड होने के बाद मैं 2 मिनट वेट करूंगा, सिर्फ आपने फौरन से ज्वाइन कर लेना है। यार मेरे पास एक ना अपने चलान फॉर्म निकालूं तो मेरा टेबल भर जाएगा, इतने पेपर्स मैंने दिए हुए हैं। और क्लियर मैंने कितने किए मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन की है। अच्छा, अब हम देखते हैं पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स को हमने कैसे डिस्कस करना है, ये आपके सामने पाकिस्तान का मैप है। तो जी, पाकिस्तान अफेयर्स के पहले ये मैं एक छोटा सा टॉपिक ना आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपने उसे पढ़ना कैसे है। बजाय पहले इसके कि मैं एक्सप्लेन करूं, मैं पाकिस्तान अफेयर्स के आपको टॉपिक्स लिखवा दूंगा कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। पाकिस्तान अफेयर्स में जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया, 712 ईस्वी में हम शुरू होंगे, उसके बाद हम गजनवी डायनेस्टी में दाखिल होंगे, पढ़ते पढ़ते गजनवी डायनेस्टी में हम दाखिल होंगे तो फिर हम
गजनवी डायनेस्टी से होते होते हम जाएंगे उधर सलातीन दिल्ली के दौर में। सलातीन दिल्ली के दौर में मुख्तलिफ एम्पायर्स हैं, जिसमें सफ़े अव्वल है स्लेव डायनेस्टी, जिसको उर्दू में सल्तनत गुलामा कहते हैं। फिर खिलची डायनेस्टी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, फिर सद्दार डायनेस्टी आती है, उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी उसके आखिरी रूलर थे, जिसको जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 ईस्वी में हराया और मुगल अंपायर की बुनियाद रखी। मुगल अंपायर की बुनियाद रखी 1539 तक। बाबर 1530 में फोत हो गया। उसके बाद हुमायूं तख्त नशीन हुआ। 1539 तक हुमायूं रहा। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया किया। शेरशाह उसके बाद कुछ देर के लिए मुगल अंपायर रुक गई। उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बेटों ने रूल किया। मीटिंग स्टॉप करना जरा। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मुगल अंपायर कुछ देर के लिए रुक गई। शेरशाह सूरी आ गया। शेरशाह सूरी और उसके बेटों ने रूल किया। उसके बाद अकबर ने कम बैक किया। मुगल सल्तनत रिस्टोर हुई। फिर रिस्टोर होती होती औरंगजेब के दौर तक मुगल सल्तनत एक पीक पर रही। उसके बाद डाउनफॉल का शुरू हो गया और एट द एंड 1857 में मुगल अंपायर खत्म हो गई। अंग्रेज का मुकम्मल कब्जा हो गया। अंग्रेज का कब्जा हुआ। उस दौरान में हम फिर सर सैयद अहमद खान को पढ़ेंगे, नदवतुल उलमा को पढ़ेंगे, दारुल उलूम देवबंद को पढ़ेंगे। और जो इंस्टीट्यूट उस दौर में कायम हुई, जिन्होंने जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों का तशख़्ख़ुस अच्छा किया, लोग उनकी पर्सनैलिटी निखारने में हेल्प की, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म को स्टडी करेंगे, अल्लामा इकबाल को स्टडी करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्टडी करेंगे, कांग्रेस को स्टडी करेंगे। उसके बाद खिलाफत एक कंपेन शुरू हुई, हम उसको स्टडी करेंगे। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम कायद आज़म ने जो कायद आज़म और मुस्लिम लीग से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, हम वो देखेंगे। क्या हमें पाकिस्तान को देखेंगे, क्या हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान के जितने सदूर हुए, सदर यानी कि सदर की जमा वजीर आज़म जितने हुए, उनको देखेंगे। पार्लियामेंट देखेंगे। पाकिस्तान में अभी तक 1956 सबसे पहले 1956 का आइन बना, उसके फीचर्स क्या थे। उसके बाद 1962 का आइन बना, जो कि 8 जून 1962 को अप्रूव हुआ। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम वो देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? ठीक है। इस तरह करते करते हम टिल डेट 26th अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रिसेंटली हुई है, हम वहां तक आएंगे और सारी चीजें स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैंने एक टॉपिक लिखा, ये मैप है आपके सामने, मैंने किसी मकसद की वजह से आपके लिए लिखा है। इसमें मैं आपके लिए चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। आपको नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का अंदाजा है क्या क्या चीजें होती हैं? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जो राइट साइड इन आसान लफ्जों में मैं आपको अगर समझाऊं, तो जो राइट साइड पे चीज हो ना, उसको हम ईस्ट बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए आपकी कोर्ट में ड्रॉप करता हूँ। वो माउंटेन रेंजेस के बारे में क्वेश्चन करता है, वो बड़ा घुमाता है माउंटेन रेंजेस में। तो वो पूछता है कि केटू, ट्रिचमीर, नांगा पर्वत, साल्ट रेंज, कीर्थर रेंज। अब हमने इसको ना मैप पे पढ़ना है, ताकि हमें चीजें याद ना करनी पड़े। हम हमारे सामने जब वो क्वेश्चन आए, तो हम अपने जहन में वो मैप लाएं जो हमने ड्रा किया होगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सबसे पहले ये मैप है, हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं प्रोविंसेस कौन कौन से। यहाँ से यहाँ तक तकरीबन सिंध बनेगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दिस। ये पंजाब है, ये बलूचिस्तान है, ये केपीके है, फिर यहाँ पे जीबी का एरिया है, फिर यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये ठीक है। अब माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछता है, तो सबसे पहले वो पूछता है कि केटू किस माउंटेन रेंज में है। आपको पता होना चाहिए कि केटू क्राकोरम माउंटेन रेंज में है। क्राकोरम माउंटेन रेंज कहाँ पे लाई करती है? यहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे। फिर वो पूछता है नागा पर्वत किधर है? नागा पर्वत केटू से नीचे इधर हिमालयन माउंटेन रेंज में है। फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछता है ट्रिचमीर, ये हिंदू कुछ माउंटेन रेंज में है। तो हिंदू कुछ माउंटेन रेंज किधर है? वो इधर करके है, नॉर्थ में। वो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि
क्रोकरा माउंटेन रेंज के वेस्ट में कौन सी माउंटेन रेंज, अब आप बता सकते हैं वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है क्रोकरा माउंटेन रेंज के? मैंने लिख तो दिया यार आपके सामने, ये देखें, ये क्रोकरा माउंटेन रेंज, और इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर हम जाए तो ये इधर हिंदू कुछ पड़ी हुई है। फिर वो पूछता है ये पंजाब के एरिया में यहाँ करके आपको एक मिलेगी साल्ट रेंज, साल्ट रेंज है। फिर हम इधर आए इस साइड पर करके ना, एक आपको मिलेगी माउंटेन रेंज, जिसको हम बोलते हैं कोहे सफेद, कोहे सफेद माउंटेन रेंज आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको साल्ट रेंज का आपको बताया। फिर ये जो बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, इसके बॉर्डर पर एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज का नाम है किरथर माउंटेन रेंज। वो क्वेश्चन करता है कि किरथर माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। किरथर माउंटेन रेंज बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। अगर तो वो क्वेश्चन दे, अगर आप पूछे कि किरथर माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक होगी जरदक। लेकिन अगर वो पूछता है हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ किरथर इन सिंध, क्योंकि किरथर माउंटेन रेंज सिंध में भी आती है, तो सिंध में इसकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, उसका नाम है गोरख हिल्स, गोरख हिल। और गोरख हिल क्या है, गोरख हिल को हम सिंध का मरी भी कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर एक एक और माउंटेन रेंज है, उसको हम बोलते हैं करुंजर माउंटेन रेंज। अगर हम बलूचिस्तान में जाएं तो बलूचिस्तान में यहाँ पर चागी हिल्स हैं, इससे नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर वो है रास्को माउंटेन रेंज है। तो इस तरह करके आपने माउंटेन रेंजेस का टॉपिक, ये एक टॉपिक है, इसको हम इन स्टडी मजीद भी देखेंगे। जिस तरह आपको सिर्फ माउंटेन रेंजेस के नाम बताए, फिर हम फर्दर देखेंगे इनमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, उनकी ऊंचाई कितनी है, किस शहर में है, वगैरह वगैरह। इस तरह आपने पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक लेकर चलने हैं। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर पर हम मूव करते हैं। किस चीज की डिस्टरबेंस हो रही है भाई? अच्छा अच्छा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जो जो से हम टॉपिक्स करेंगे या आप खुद करना चाहेंगे वो लिख लें। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरह की चीजें आपने देखनी है। सबके साथ ये कनेक्शन डिस्कनेक्टिविटी हो रही है क्या? ये फीडबैक दीजिएगा जरा। जिन लोगों के साथ हो रही है ना, वो काइंडली एक दफा मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। आप के दो भाइयों की जो हो रही है ना, एक दफा मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंग्लिश का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे जी, तो इंग्लिश के टॉपिक में हमने जो चीजें देखनी है आप उनको नोट डाउन कर लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखेंगे, पंक्चुएशन को हम देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे, ए एन दी ये कब लगते हैं, प्रेपोजिशन को हम देखेंगे, टेंसेस को हम देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट, इस तरह फिर फ्यूचर। उसके बाद फिर हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जाएंगे। ये जो तरतीब है ना, पहले टेंसेस, उसके बाद एक्टिवाइज पैसिवाइज, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तरतीब आपने ऐसे ही रखनी है। ऐसे ना करेंगे पहले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने बैठ जाएं, पहले टेंसेस करने हैं। जिस बंदे को टेंसेस नहीं आते वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पहले सबसे पहले हम टेंसेस करेंगे, उसके बाद रूल्स ऑफ वर्ब करेंगे। 106 के करीब करेक्शन ऑफ वर्ब है, हम वो करेंगे, रूल्स ऑफ वर्ब है, क्योंकि स्पेसिफिकली इंग्लिश ग्रामर का वर्ड उन्होंने यूज किया है। माइट भी वो रूल्स ऑफ वर्ब मिस्टेक, गलत सेंटेंस देगा, हमने उनको करेक्ट करना होगा। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, सेकंड कंडीशनल होता है। हम ये देखेंगे कि ये क्या है, कब यूज करते हैं, फिर वोकैबुलरी भी किसी हद तक आ सकती है।
एक तो एक्सपेक्टेड है। ये जिस तरह आपको साइड पर ये एक चीज, एक मेरी वीडियो शो हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो राइट साइड पे लास्ट 5 ईयर के सिनोनिम और एंटोनिम्स है, आप ये देख सकते हैं। इसमें पीपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ना, वो मैंने सारे लिखे हुए हैं, आपने वो देख लेने हैं। मैंने कंप्लीट नहीं थी कि ये वीडियो कंप्लीट ऐसे इन्होंने नहीं शेयर की, क्योंकि बच्चों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। बच्चे ये चाहते हैं बस हमें ना कोई तवीज़ ही मिले, हम पास हो जाएं। इस तरह नहीं होगा। लेकिन यह है कि पीपीएससी अपने सिनोनिम्स रिपीट करता है, ईडियम्स भी रिपीट करता है। वो इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने वो पढ़ लेने हैं, इतना नहीं खपना। इंग्लिश प्योरली ग्रामर होगी। आप अकेडमीज को देखें तो रैन एंड मार्टिन की बुक सजेस्ट करते हैं, रेमंड मर्फी की बुक सर्च करते हैं। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैंने खुद पढ़ी है। रैन एंड मार्टिन एक्सीलेंट बुक है। लेकिन आप अगर पढ़ने बैठेंगे, जब आपको टेंसेस ही नहीं आते, आप उसमें से क्या चीज़ अकस करेंगे? पल्ले से ऊपर ऊपर से चीज़ें गुजरेंगी। रेमंड मर्फी को पढ़ेंगे, जब आपको टेंसेस नहीं आते, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आते, नाउन का नहीं पता क्या होता है, प्रोनाउन का नहीं पता क्या होता है, एडजेक्टिव का नहीं पता क्या होता है, एडवर्ब का नहीं पता क्या होता है, तो फिर आप किस तरह कर सकेंगे? बहुत अच्छी बुक्स हैं नो डाउट, लेकिन पहले एक बेस तो होनी चाहिए ना। मैं इंग्लिश वाले ऐसे दोस्तों को जानता हूँ तो वो नहीं डायरेक्ट पढ़ते, यानी कि जो अच्छी तरह पास नहीं हुए, जिस जस्ट ब्राइन नाम जिन्होंने डिग्री ली हुई है। मैं काउंटर नहीं कर रहा किसी को, लेकिन यह है कि आपकी एक बेस तो हो ना। बेस हो, फिर आप रेमंड मर्फी को भी पढ़ें, नैनन मार्टिन को भी पढ़ें, लेकिन बेस बनाकर पढ़ें, नहीं अदरवाइज वेस्टेज ऑफ टाइम होगा अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस्लामियात की तरफ। अच्छा, इस्लामियात का जैसे ही टॉपिक हमारे माइंड में आता है ना, तो उसमें ये होता है कि हम कहते हैं हम तो यार बाय बर्थ मुसलमान है, हमें तो सब पता है, इस्लामियात पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई इस्लामियात मैं कर लूंगा सर जी, हमें बाकी टॉपिक्स बता दें। इस्लामियात बहुत ईजी है, लेकिन जब वो पेपर में इस्लामियात के बारे में पूछता है तो फिर होश नहीं रहती कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। तो इस्लामियात को हम कैसे कवर करेंगे? इस्लामियात में चीज़ें ना तो हमने तरतीब से करनी है। इसमें हम सीरत रसूल की एक बुक पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सीरत रसूल की बुक हम हजूल इस्लाम की उस तरह तारीफ कर ही नहीं सकते जिस तरह है। आपकी शान बहुत बुलंद है, लेकिन हमने ब्रीफ सा पढ़कर विद रेफरेंस टू कंपेटिटिव एग्जाम देखना है, ताकि हम उस सिलेबस को कवर कर सकें। इसमें जो बुक है, मैं दो बुक मेरे पास हैं इस वक्त। एक तो रहीकुल मखतूम बुक है सीरत रसूल पर, फिर एक और बुक है राय मंजूर नासिर साहिब की, सेक्रेटरी हैं पंजाब गवर्नमेंट में, बहुत अच्छी बुक है वो भी, मैंने वो भी पढ़ी हुई है। उसमें से अब मैं ना आपको स्टडी कर, एक टॉपिक हम पकड़ा करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक वाक्य एक्सप्लेन किया करूंगा, और फिर आपको मैं चीज़ें हाईलाइट करवा दिया करूंगा, ये चीज़ हाईलाइट करके अपने पास लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आना है। और मैं और मैं आपको बताता जाऊंगा, ये पास पेपर में ये क्वेश्चन उसने इस तरह पूछा था। जब वो इस्लामियात में पूछते हैं ना, मैं आपको चीजें नोट डाउन करवाया करूंगा, पास पेपर के एमसीक्यूज भी आपको दूंगा और चीजें नोट डाउन भी करवाऊंगा, आपने वो पढ़नी है। फिर सीरत रसूल में हम देखेंगे, फिर हजूल इस्लाम सीरत रसूल को, हजूल इस्लाम की जिंदगी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ना। वो किस तरह, हजूल इस्लाम की विलादत मुबारक से लेकर ऐलान नबूवत तक, ऐलान नबूवत से उसके बाद फिर लेकर हिजरत तक, फिर हिजरत के बाद से लेकर हुजूर इस्लाम के वसाल तक, इस तरह 3 हिस्सों में हम हुजूर इस्लाम की ज़िंदगी को तकसीम करके उसका मुतालिया करेंगे, और उसमें हुजूर इस्लाम की गज़वात को देखेंगे, अहम गज़वात, तरतीब से गज़वात को देखेंगे, गज़वात और सुरैया का फ़र्क देखेंगे, इस तरह चीज़ें देखेंगे, हिजरत मदीना देखेंगे, खुतबा हज्जतुल विदा देखेंगे, बेसिक जो फ़राइज़ के काम पूछता है कि फ़लाँ हुक्म किस साल में नाफिज हुआ, वो सारी चीज़ें तरतीब से देखेंगे, इस तरह करेंगे। खुलफाए राशिदीन का पीरियड देखेंगे, उसके बाद बनु उमैया का दौर देखेंगे, थोड़ी सी अब्बासिड कैलिफेट भी देखेंगे, हल्का सा ऑटोमान अम्पायर सल्तनत उस्मानिया को भी देखेंगे। इस तरह यानी कि बेसिक बेसिक सल्तनतों में हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मेन जो फोकस होगा सीरत रसूल और खुलफाए राशिदीन के पीरियड पर होगा। तो
ये आज की आउटलाइन थी। अब मैडम आयशा आपके साथ होंगी, आपको ऐसे के बारे में गाइड करेंगी। मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ वन पेपर के हवाले से है, आपको वन पेपर के फिका में इतना डेप्थ नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक हम देख लेंगे कि सही इमाम अबू हनीफा की जो फेमस बुक्स के बारे में वो पूछता है, इमाम मालिक के बारे देख लेंगे, इमाम अहमद बिन हंबल को देख लेंगे, इमाम शाफी को देख लेंगे, सियासिता को देख लेंगे। हाँ, ये टॉपिक करेंगे लेकिन इन डेप्थ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये अच्छा टॉपिक है, ये मेरे माइंड में था, मैंने बताया नहीं। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी हम देखेंगे। पास पेपर तो करने ही करने हैं, लाजमी करने हैं, पास पेपर के बगैर गुजारा नहीं है। पास पेपर आपको जिस तरह तोते की तरह याद होने चाहिए। सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं करेंगे पास पेपर में। जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जिस तरह आ जाता है स्टैट का, सब्जेक्ट का पेपर आ जाता है लेक्चरर स्टैट का, हम उसमें लेक्चरर स्टैट का पेपर नहीं देखेंगे। लेक्चरर उर्दू का आ जाता है, लेक्चरर उर्दू का नहीं देखेंगे, उसमें जो जीके का पोर्शन होगा ना वो देखेंगे सिर्फ। हाँ, अगर लेक्चरर पाक स्टडी का पेपर है, लेक्चरर पाक स्टडी का सारा पेपर पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो हमारे से रेलिवेंट है। कौन सी बुक मंगवानी है आपने ऑनलाइन? लेक्चरर इस्लामियात, लेक्चरर इस्लामियात का पेपर पढ़ें आप, सारा पढ़ें। अगर पीपीएससी के पास पेपर में अवेलेबल है, आपने वो सारा पढ़ना है। कंप्रीहेंसिव प्लान, आपने पीपीएससी की पास पेपर्स की सारी बुक पढ़नी है। जी, और कोई क्वेश्चन आपका? मैं फिर मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और ऐसे पर आपको गाइडलाइन दें। जी चले, अब मैं मैडम को मैसेज करता हूँ, वो विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको ज्वाइन करती हैं और आपको इंशाल्लाह ऐसे पर ब्रीफिंग करती हैं कि ऐसे क्या बला है और इसको कैसे कवर करना है। और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रही हैं। सीएसएस में रेकमेंड तो नहीं हुई, लेकिन उस तैयारी की बना पर वो उनकी दूसरे डिपार्टमेंट में रिकमेंडेशन होगी। और सीएसएस में एसए में उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, पीएमएस में भी एसए में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैडम का नाम मैडम आयशा बतूल है, और उनकी इन डिटेल जैसे मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी कि मैं फ़लाँ जगह से हूँ, क्योंकि वो फीमेल हैं तो वो अपनी इस तरह इन डेप्थ वो अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देना चाहती, ठीक है। तो उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि उनसे पर्सनल क्वेश्चन मत कीजिएगा, ठीक है। बंद कर दूं? कौन कौन सी है, मतलब कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं अभी हमारे पास बैठी हुई, और नो डाउट आप सब जो हैं वो जॉबियंस हैं। तो जी जी, हम सब डिस्कस करेंगे, नंबर्स ऑफ वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे, हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि आउटलाइन कैसे बनानी है, हमने इसकी वोकेबलरी कहाँ से लेनी है। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं ऐसे के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगी, और ना ही आप लोगों ने ऐसे के लिए किसी बुक के पीछे भागना है। आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको लिखने के लिए प्रैक्टिस भी दी जाएगी, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इवेल्युएशन करेंगे हम लोग, ठीक है। जब स्टार्ट में हम लिखते हैं तो नो डाउट कोई बंदा भी जो है ना वो आप नहीं इतना फ्रिक्वेंटली लिख पाता कि आप अपने पैराग्राफ्स को इतना स्ट्रक्चर्ड और वेल मतलब प्रेजेंट कर सके। तो हम सब इस चीज़ों में इसमें सब चीज़ें सीखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, डिग्री होल्डर्स हैं काफ़ी सारे, गुड। इसका मतलब है स्टूडेंट्स तो अच्छे खासे एजुकेटेड बैठे हुए हैं यहाँ पे, गुड। फिर तो नो इशू, फिर आप जल्दी लर्न कर लेंगे। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे और उर्दू का हो या इंग्लिश का, ये प्रैक्टिस मांगता है आपकी। तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी जो है ना चीज़ें वो ठीक होती जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। गुड, अच्छी ठीक चीज़ है, कोई इशू नहीं है, आप लोग बहुत जल्दी सीख लेंगे। मतलब सीखना क्या, सिर्फ आपको एक वो है कि वे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस पे आपको टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे। हम जो है ऑलमोस्ट 10 डोमेन्स करेंगे
और इंशाल्लाह इन 10 डोमेन से बाहर नहीं जाएगा हमारा, ऐसे उन्हीं 10 डोमेन्स में से आएगा। और जब हम वो 10 की 10 जो है वो जस्ट पीस ऑफ पेपर, तो जो है ना हम उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस आपने करनी है, और प्रैक्टिस मटेरियल आपको, अगर आप इतने विलिंग होंगे तो हम डेली बेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस आई थिंक 5 डेज अ वीक चलेंगी। और क्लास टाइमिंग डिवीजन आई थिंक सो कि मेरा अभी अगर आप लोगों का सीखने का लेवल जो है वो अच्छा रहा और आप लोगों ने जल्दी कोलैबोरेशन मेरे साथ जो है वो अपना पूरी इनपुट शो की, तो मेरा सिखाने का कम हो जाएगा टाइम पीरियड, लेकिन आप लोगों का सीखने का बढ़ जाएगा। मैं जो चीजें आज एक्सप्लेन करूंगी उनमें से अगर आप लोगों ने जल्दी पिक कर लिया तो हम प्रैक्टिस की तरफ चले जाएंगे। देखिए, वर्डिंग मैटर नहीं करती होती कि आपने वर्डिंग कितनी लिखनी है। आप जब लिखने बैठते हो तो ना तो आपको इतना टाइम दिया जाएगा कि आप अपने वर्ड्स देखो, और ना ही एग्जामिनर के पास इतना टाइम है कि वो आपके वर्ड्स देखे। ठीक है, मैंने जब पीएमएस में अटेम्प्ट किया था ऐसे, तो ना मैंने हालांकि ऊपर वर्ड्स दिए हुए होते हैं, हमें 3000 तक जो है ना पीएमएस में मांगे होते हैं वर्ड्स, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने सिर्फ अपने टाइम में अपने टॉपिक को एड्रेस करना है। आपके टॉपिक की कोई डोमेन ऐसी नहीं रहनी चाहिए या ऐसा लूप होल नहीं रहना चाहिए कि अगले बंदे को लगे कि इसने जो है ना वो चीजें अच्छे से मैनेज नहीं की। आप उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ के आएंगे, आप उसको मतलब हैंकी फैंकी वाइज ऐसे नहीं करके आएंगे। आप अगर उसको बिल्कुल एनालिटिकल और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ अपना ऐसे कंप्लीट करके आएंगे, तो वो एक पेज का हो, अगर आपने उसको अच्छे से मैनेज किया हुआ है तो तब भी आप पास हो। आपने 100 पेजेस लिखे हैं, आपने अच्छे से मैनेज किया है, तब भी आप पास हो। लेकिन अगर आप 10 पेजेस लिख के आते हो और आपने कुछ भी उसमें अच्छा लिखा है ना, उसमें कुछ मैनेज किया है, तो आप फेल हो। तो डिपेंड करता है कि आप उसको प्रेजेंट किस तरह से करते हो, आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, आप एक्सप्रेस किस तरह से करते हो, ये चीजें मैटर करती हैं। वर्डिंग के पीछे नहीं भागते। इवन वर्डिंग तो हमसे जितनी उन्होंने मांगी हुई होती है कि प्रेसी में मांगी हुई होती है कि 1/3 हमें देनी है, हम वो भी नहीं देते। ठीक है, तो ये मैटर आपके जो मटेरियल पे करता है, वर्ड्स पे नहीं करता आपका पास होना। हेडिंग्स ऐसे में नहीं होती, ऐसे कि आप सिर्फ आउटलाइन बनाते हो और तमाम की तमाम हेडिंग्स आप आउटलाइन में डाल देते हो। इसके बाद आपने पैराग्राफ डिवीजन होती है, जिस तरह आपने आउटलाइन लिखनी है उसी सीक्वेंस में, उसी डिटेल में जाके आपने अपने ऐसे को जो है ना वो डिफाइन करना है। आपने उसमें हेडिंग्स नहीं डालनी, लेकिन जिस सीक्वेंस में आपकी आउटलाइन होगी उसी सीक्वेंस में आपके पैराग्राफ होंगे। ये नहीं कि फोर्थ वाली आउटलाइन में जो 4th नंबर है वो आप 3rd पे एक्सप्लेन कर दें, वो भी आपकी नेगेटिविटी में जाता है। जी बिल्कुल नहीं होता, और आपको ये करना भी नहीं है। वर्ड्स के पीछे नहीं भागना। देखिए, हमें प्रेसी होती है ना, तो प्रेसी में उन्होंने लिखा होता है कि 1/3, हम कभी भी 1/3 नहीं करते, क्योंकि आप कैसे एग्जैक्टली उन वर्ड्स पे पूरे उतर सकते हो। हर बंदे का जो लेवल ऑफ एनालिसिस है, लेवल ऑफ राइटिंग है, लेवल ऑफ थिंकिंग है, वो डिफरेंट है। तो मैं अगर एक लाइन में कोई चीज कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो हो सकता है कोई बंदा एक पेज में करे। तो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एग्जामिनर की सेंस से आपकी सेंस मिल जाए, आपने जो लिखा है वो आप जो है ना कंप्लीटली डिलीवर करके आए। थीसिस स्टेटमेंट जरूरी नहीं होती। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आप तब लिखें जब आपको श्योर हो कि मेरी थीसिस स्टेटमेंट कोई भी बंदा जो है ना वो निगलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे टारगेट नहीं करवा सकती। और आप लोगों का चूंकि 25 मार्क्स का है, तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो सीएसएस लेवल वालों के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि थीसिस स्टेट आगे जाके मैं आप लोगों को ना इसकी जो भी टेक्निक्स वगैरह हैं वो समझाऊंगी। मैडम आई थिंक स्टार्ट करते हैं आप रिकॉर्डिंग, लेक्चर। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ओके, तो बना दें। मीटिंग जैसे ही एंड होगी बच्चे दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। हम 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद बच्चे दोबारा आ जाएंगे। जी आप प्लीज़ आप अपना स्क्रीन शेयर कर लें, आपने जो बच्चों के साथ नोट्स शेयर करने हैं। ओके है, और किस तरह से इसको मैनेज करना है और इसकी क्या टाइप्स हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ ऐसे के बारे में बताऊंगी, और जो आगे इसमें अभी जो चीज़ें मैंने चूंकि अपने ही नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ताकि हम स्टिक टू द पॉइंट रहें, इधर उधर घूमने की
या इधर-उधर से नॉलेज गेन करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरे अपने नोट्स हैं, जो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहे थे और आप लोगों के लिए भी हैं, और आगे-आगे जैसे-जैसे हमें लगा कि डिटेल में जाना है और कोई नोट्स शेयर करने हैं, कोई डाटा आपको चाहिए, तो वो हम साथ-साथ में आपको मैं अपने नोट्स जो है वो प्रोवाइड करती रहूँगी। लेकिन तब जब मुझे लगेगा कि आप लोग सिंसियरली जो है, जो काम आपको मिल रहा है, आपने उसमें अपनी एफर्ट्स डाल दी हैं और अब आपको आगे समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करके गाइड करूँगी। लेकिन अभी जो मैं बताऊँगी आपको, वो बेसिकली ऐसे के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दूँगी। ये चीज़ें करनी कैसे हैं, इनको सीखना कैसे है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सेशन में सीखेंगे, ठीक है? तो अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों के जो ऐसे हैं उनकी टाइप्स क्या होंगी। ऐसे की टाइप्स बहुत सारी हैं, लेकिन वो आप लोगों से रिलेटेड नहीं है। आप लोगों को जो ऐसे के टॉपिक्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। सबसे पहले जो है वो फैक्चुअल और सोशल इश्यूज हैं। अब सोशल इश्यूज में जो है ना, ये जो टॉपिक अगर इस तरह का आता है कि कोई सोशल इश्यूज उठाते हैं, इनको हम सोशो इकोनॉमिक इश्यूज बोलते हैं। इन टॉपिक्स को सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि ये लॉजिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर्स में जो है ना आप एक्सप्लेन करते हो। यानी कि इसमें आपको जो है फैक्ट एंड फिगर्स, डाटा, इन चीजों की जरूरत होती है। चूंकि ये फैक्चुअल होते हैं तो आपको इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे तो आपका जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। अब इसको जो सॉल्व करते हैं या ऐसे को हम राइट किस मेथड में जाके करते हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट मेथड कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कॉजेज हम बता सकते हैं, इम्पैक्ट्स बता सकते हैं कि पहली बात कि क्योंकि वो सोशल इशू है, वो एक इकोनॉमिक इशू है, तो वो आपसे कोई इशू, जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल्स में भी लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर अब इनमें से वो ये अनएम्प्लॉयमेंट पूछ लेता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको एक टॉपिक देता है कि व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट और हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, तो आप इसको सिंपल किस तरह से करेंगे। आप पहले तो काजेज बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली है क्यों, किन वजूहात की बिना पे अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में मौजूद है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इम्पैक्ट्स कैसे कौन कौन से आ रहे हैं, कि अगर एक साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है तो सोसाइटी पे या इकोनॉमी पे इसने क्या इफेक्ट्स छोड़े हैं, इसके क्या बुरे असरात हैं, क्या कंसिक्वेंसेज हैं जो भुगतने पड़ रहे हैं, ठीक है। वो आप इम्पैक्ट्स में बता देंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप ये आता है कि आपने उनके सॉल्यूशंस बताने होते हैं, जिसको हम वे फॉरवर्ड भी बोलते हैं और जिसको हम सजेशंस भी बोलते हैं, कि आप एग्जामिनर को एक वे फॉरवर्ड दे के आते हो कि ये जो मेथड है इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इन इन पॉलिसीज पे अगर हम अमल करेंगे या इन पॉलिसीज को एप्लीकेशन में लेके आएंगे तो ये हमारा इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल सोशल इश्यूज पे हो सकता है और ये आपसे रेलिवेंट टाइप है, आपको इस पे ऐसे आ सकता है। सेकंड होता है कि आर्गुमेंटेटिव कोई स्टेटमेंट आ जाती है, परसुएसिव स्टेटमेंट आ जाती है, कोई लिटरेचर से रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हो, उसके लिए फिर आपका पहली सबसे बात जो है वो आपका जो है उस पे यूनिवर्सल वो ट्रुथ होता है, क्योंकि वो आपको एक कोट दे देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल वो अगर कहते हैं कि इफ लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमोनेड, ठीक है। तो इस तरह की कोई अगर वो आपको स्टेटमेंट दे देते हैं तो फिर इस पे आपको आर्गुमेंटेशन चाहिए होती है, आपका लिटरेचर होना चाहिए, आपको लिटरेरी वे में जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है। उसमें फिर आप क्या करते हो, आप अपने ओपिनियन डालते हो। ओपिनियन आप जहां जहां ओपिनियन की बात आएगी तो वो ओपिनियन बेसिकली आपके नहीं होते, वो रेफरेंस के ओपिनियंस होते हैं। वहां पे आप लिख देते हो कि फलां बंदे ने, वो जो इकोनॉमिस्ट है उसने ये कहा था, फलां सोशल बंदे ने ये कहा था, और इस तरह से आप किसी भी रेफरेंस को लेते हुए, किसी कोट को लेते हुए अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हो, अपना ओपिनियन सामने रखते हो, स्टांस सामने रखते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो कि जनाब ये जो आर्गुमेंट, अगर कोई आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है, जैसे मैंने अभी नीचे एग्जांपल भी आपके सामने शो हो रही होगी कि आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, के जो अभी वॉर्स चल रही हैं क्या वो होली वॉर्स हैं, यानी रिलीजन बेस्ड वॉर्स हैं, या उनके पीछे कोई और पर्सपेक्टिव है। तो फिर इस पे आपको अगर कोई आपने स्टांस ले लिया तो फिर आपको आर्गुमेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये होली वार्स नहीं है, ये इकोनॉमिक वार्स हैं, तो फिर आप उसके रिलेटेड जितने भी आपके पास आर्गुमेंट्स होंगे वो आप वहाँ पे प्रेजेंट करोगे। इसी तरह लिटरेचर का, अगर कोई लिटरेरी स्टेटमेंट आ जाती है और लिटरेरी स्टेटमेंट को आपने
क्रैक करना है तो वो भी यही मेथड है कि उसमें भी आप पहले लिटरेरी स्टेटमेंट जो है उसका एक स्टांस डेवलप करते हो कि इसमें ये स्टांस है, और उसके बाद जो है उस स्टांस के अकॉर्डिंग आप अपने ओपिनियन देते हो, आर्गुमेंट डेवलप करते हो और फिर उसको आप सोल्व कर लेते हो। ये मेथड हम सीखेंगे कि किस तरह से करना है। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ। फिर होता है एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे, सिंपली ऐसे आपको दे दिया जाता है कोई भी, तो आप उस पे फिर क्या, वो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होता है ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपके अगर 50% चांसेस ये हैं कि आपको सोशल आर्गुमेंटेटिव ऐसे आएगा, तो 50% डिस्क्रिप्टिव की रेंज है जो कि आपको आ सकता है ऐसे इस कैटेगरी में जाके। तो ये एक सिंपल सा कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होगा। तो आपने इसको जो है कॉज एंड इफेक्ट मेथड में जाके सिंपली सॉल्व कर लेना है। पहले आप बताओगे कि इस जो आपने टॉपिक बताया इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस इम्पोर्टेंस की बिना पे आप उसके कुछ काजेज बताओगे, इफेक्ट्स बताओगे और सजेशंस दे के आप उसको सम अप कर दोगे। अब ये मेथड जो है ये हम करने कैसे हैं, एप्लीकेबल कैसे होंगे, वो हम सीखेंगे आगे। मैं आपको ये करवाऊंगी। ये मैंने एक एनालिसिस निकाला हुआ है, जब हम करेंगे तो फिर इन चीज़ों को मैं आपको वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बताऊंगी। अब इसमें नेचर ऑफ टॉपिक भी लिखी हुई है, हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की चाहिए, हमारे पास नॉलेज कैसा होना चाहिए, और क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग। ये मेरा क्राइटेरिया नहीं है, ये एग्जामिनर का क्राइटेरिया है कि वो किस तरह से जाके किस क्राइटेरिया के तहत आपका जो ऐसे है उसको चेक करता है। तो फिर हम उसी वे में जाके कैटेगरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलूंगी, आप पहले लेक्चर सुनिए। क्वेश्चन आंसर्स आप प्लीज काइंडली एंड पे कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आती तो ये चीजें जो ये आपको एक डिब्बा नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली हर उस चीज का निचोड़ है जो एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ है कि वो क्या क्या चीजें रिक्वायर करता है, कि कौन सा नॉलेज उसकी डिमांड होती है कि वो आपके पास होना चाहिए, और कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसपे जाके वो चेकिंग करता है। तो जैसे जैसे हम ऐसे सीखेंगे आगे, मैं आपको आउटलाइन से स्टार्ट करवा के पैराग्राफ स्ट्रक्चर, फिर आपको कुछ मैं एसेंशियल्स प्रोवाइड करूंगी ऐसे के, फिर उसमें ब्यूटी कैसे ऐड करनी है, ये सारी चीजें आप सीख लेना। और लिखना आपकी अपनी विलिंग पावर पे है। आप 3 पेज में अपना ऐसे जो है वो एक्सप्लेन अच्छे से करके आते हो, 10 में करके आते हो, 20 में करके आते हो, अप टू यू, लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे की टेक्निक्स क्या हैं, ऐसे को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। सबसे बेसिक मसला जो होता है ना हमें, वो ये होता है कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें। अगर कोई इशू उन्होंने हमें दे दिया है, अगर कोई टॉपिक हमें दे दिया है, तो हम ऑल इन ऑल तो नहीं है ना, हम मास्टर्स तो नहीं है, हमें नहीं पता कि अगर उन्होंने कोई सोशल प्रॉब्लम पूछ लिया। अब जैसे कि आप लोग बिगनर्स हैं, तो आप हम लोग तो चलो सीएसएस के हैं, पीएमएस के हैं, तो हमारे पास हमने पढ़ा है, हमने 12 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं पीएमएस में अलग से, और 12 पढ़े हैं सीएसएस में अलग से, और हमारे पास इतना नॉलेज होता है कि हमें फौरन पता चल जाता है कि इस चीज को किस तरह से जो है ना वो क्रैक करना है। लेकिन आप लोग जो वन पेपर के बच्चे हो, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक आ गया, तो अब किस वे में जाके इसको सोचना शुरू कैसे करूं कि इसका मुझे मेरे पास जो है ना मटेरियल आ जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ टेक्निक्स निकाली हैं। पहली टेक्निक को मैं कहती हूँ सितंबर टेक्निक, ठीक है। अब ये सितंबर जो है ना, इसके हर अल्फाबेट से एक नेम निकलता है। जैसे एस है तो एस से सोशल है, ई से इकोनॉमिक्स है, पी से पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, रिलीजन। ये सारी टेक्निक्स जो है ना, इन ये वो सारी डोमेन्स हैं जिनमें जाके आपको सोचना है। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सिर्फ सेप जो है ना आपका, ये आपका क्लियर होना चाहिए। आपको अगर कोई टॉपिक आता है ना, तो आपने सबसे पहले क्विकली सोशली सोचना है कि अच्छा ये जो टॉपिक आया है ना, इसका हमारे ऊपर क्या असर है। सोशल में हम ही है ना, सोसाइटी में हम ही हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग हैं। तो आप लोगों को फौरन से समझ आ जाएगी कि अच्छा ये जो इन्होंने टॉपिक पूछा है ना, इसका सोशल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, हम मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आपके पास फौरन से डाटा आ जाएगा कि अच्छा मेरे ऊपर अगर इसको अप्लीकेबल किया जाए तो मेरे ऊपर तो इसका ये असर होगा, मेरे ऊपर तो इसका ये असर होगा, और इसके असर की वजह से मुझे कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं। आपके पास फौरन से जो है ना वो आपके पास पहले काज आ गया, फिर आपके पास इफेक्ट भी आ जाएगा कि अच्छा ये इस कॉज की वजह से हुआ, तो ये मेरे पे तो इसने ये इस तरह से इफेक्ट किया था, ठीक है। और फिर आपको इसी तरह अपने इकोनॉमिक रीजन भी पता चल जाएगी कि आपकी जेब में से कितने पैसे लगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो सोशल इश्यूज, जब आप एस का वर्ड सोचना शुरू करोगे, सबसे पहली डोमेन आपने सोशल पकड़नी है कि जो टॉपिक आया इसका कोई सोशल इफेक्ट है। अगर है तो लिखना शुरू करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग है आपकी, पॉइंट्स लिखते जाएं, और अगर नहीं है तो स्किप करेंगे, अच्छा ये सोशल तो है ही नहीं,
ये इकोनॉमिक्स पे जाएगा, इकोनॉमिकली देखेंगे। फिर उसको इकोनॉमिकली किस तरह से देखेंगे कि अखराजात को, एक्सपेंसेस को, और हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो हमारे पास जो एक इन्वेस्टमेंट आती है, जो हमारे पास एक कैपिटल आता है, उसकी रेंज में जाके आप सोचना शुरू कर दोगे कि इसने हमारी ग्रोथ पे क्या असर डाला है। फिर इसी तरह आप पॉलिटिकल इशू ले लोगे कि पॉलिटिकली इसका क्या जो है ना वो काज एंड इफेक्ट बन रहा है। तो ये डोमेन्स हैं जिनमें जाके आपको सोचना है। सोचने की एक वो जो आपको पहला एक होता है ना कदम बढ़ाना, वो आपको ये प्रोवाइड करेगी सितंबर टेक्निक। इसके अलावा हो सकती है 5WH टेक्निक। अब इसमें आप किस तरह से सोच सकते हैं, ये उन टॉपिक्स के लिए होगा जिसमें आपने काज एंड इफेक्ट बनाने हैं। ठीक है, सिंपल टॉपिक आया, उन्होंने पूछ लिया कि ये इशू क्यों है। अब आपने उस पर ये सोचना है कि ये इशू है क्या। बेसिकली पहले इशू को समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये किस कैटेगरी का इशू है। ये सोशल इशू है, ये इकोनॉमिक इशू है, ये पॉलिटिकल इशू है, ये टेक्निकल इशू है, ये कौन सा इशू है। ठीक है, व्हाट, वेयर, और ये कहाँ पे पाया जा रहा है। ये इशू जो है इसने किस कैटेगरी को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, वाई, हुआ क्यों, व्हेन, कब हुआ, हु, क्रिएट करने वाले कौन है, और हाउ, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये 5W+H टेक्निक है। इन क्वेश्चंस को आप एड्रेस करोगे उस टॉपिक को लेके। पहले अपना वर्ड जनरेट करोगे, फिर वेयर, फिर व्हाई, व्हेन, हु, हाउ। अभी आपको मे बी ये ऊपर से गुजर जाए चीजें, बयान करने का मतलब यह है कि ये चीजें हम सीखेंगे फिर आगे कि करना कैसे है, वर्ड को कैसे जनरेट करना है, वेयर को कैसे करना है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज को कैसे जनरेट करना है। अभी आप सुने सिर्फ मुझे, ठीक है। अच्छा जी, काज एंड इफेक्ट की जो टेक्निक है, इसमें भी हम काम करेंगे कि आपको टॉपिक के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की आपको वो परेशानी नहीं होगी। हालांकि ये CSS PMS वालों को भी ये इशू होता है। जो बिगिनर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैम हम कैसे, मतलब एक इशू आ गया, हमने पढ़ा भी नहीं हुआ, और हम कैसे, कहाँ से नॉलेज लेंगे उसका, कहाँ से डाटा लेंगे। तो बेसिकली ये टेक्निक्स अप्लाई करते हुए हम अपने माइंड को इस तरह से शॉर्प करेंगे, इस तरह से उसकी फीचरिंग करेंगे कि हमें जो है वो डाटा जनरेट करना जो है ना हमारे बाएं हाथ का काम हो जाएगा, और हमें जो चीजें हैं वो आ जाएंगी। रिपरकशन ये छोड़ दें, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। आपको 3 टेक्निक्स मैं सिखाऊंगी, जिसमें सितंबर है, 5WH टेक्निक है, और काज एंड इफेक्ट टेक्निक है, कि हमने इन एसेस को किस डोमेन में जाके सोचना है और किस तरह से सॉल्व करना है। अब कुछ एसेंशियल्स हैं ऐसे कि हमने ऐसे किस तरह से लिखना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है इसका एक ऐसे का, ठीक है। एक्सप्रेशन मैटर करते हैं, आइडियाज के प्रिंसिपल्स मैटर्स करते हैं। ये मैं सारी चीजें आपको आगे सिखाऊंगी। फिर हम इसकी एक आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन जो है, फिर हमारे लिए इसमें एक चीज जो अहम होती है कि हमारी जो है ना ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अगर हमने बाज लोग कहते हैं कि हमें इसमें बहुत हाई फाई वोकेबलरी चाहिए, हमारी जो है वो वोकेबलरी बहुत मुश्किल किस्म की होनी चाहिए, तो तभी एक्सप्रेशन अच्छा बनता है। तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप एक लाइन लिखते हैं, 10 लाइनें लिख रहे हैं, सिंपल लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, एग्जामिनर को वो बात समझ आ रही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं निकल रही, और वो अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक भी है, तो फिर वो चाहे सिंपल लैंग्वेज हो, चाहे क्रिटिकल लैंग्वेज हो, चाहे बहुत टफ लैंग्वेज हो, वो मैटर नहीं करती। बात एग्जामिनर की समझ में आनी चाहिए, बात रेलिवेंट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। अगर एक बात आप डिलीवर कर रही हो और उसमें 10 स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, आपका सेंटेंस करेक्ट जो है स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो फिर वो चाहे कितनी भी ऑथेंटिक बात आप कर रहे हैं, कितने भी आप ग्रामर 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 खराब हो, तो बच्चे स्टार्ट करें अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर से। ठीक है, आपको सेंटेंसेस करने चाहिए, आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव करने चाहिए सब से, और आपको जो है ट्रांसलेशन करनी चाहिए इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश, उसको ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में सर शायद आपको इसमें करवाएं, और अगर आप लोग ज्यादा मतलब नहीं लिख सके ऐसे, पहले आपका ऐसे का अगर मैं कोई लेक्चर देती हूँ और उस पर कुछ आपसे मंगवाती हूँ लिखने का, तो आप लोग सारे जो हैं वो उसमें जरूर कंट्रीब्यूट कीजिएगा कि नो मैटर, मतलब मैंने आपको बताया ना कि आपका मेथड कोई भी हो, बात समझ आनी चाहिए, बात रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप लिख के मुझे भेजोगे तभी मुझे आप लोगों का लेवल पता चलेगा, और अगर मुझे लगा कि आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इस कदर ख़राब है कि आप लोग एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर हम पहले कुछ जो है लेक्चर्स इसके बारे में कर लेंगे कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करवा दिया जाए, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे क्या होता है? इसका सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, आउटलाइन आपने बना ली। आउटलाइन कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखा दूंगी। फिर आपने लिखना होता है इंट्रोडक्शन। बोलने में और लिखने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चंस बाद में रीड करती हूँ, एक्चुअली मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अच्छा, तो आपको जो है ना वो इंट्रोडक्शन, मैं आपका जो है ना क्वेश्चन बाद में ले लूँ, आप काइंडली थोड़ा होल्ड करें, मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता है तो मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं बोल पाती। अभी आप लेक्चर ले लें, थोड़ा सा लेक्चर और कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है ना मैं आपके क्वेश्चन एड्रेस करूंगी। अच्छा जी, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है? पहले होता है इंट्रोडक्शन। ये आपका 1 पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वो आपका इंट्रोडक्शन इतना टफ नहीं होता, वो सिर्फ आपने टॉपिक सेंटेंस जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका, और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन की बाकी लाइंस होती हैं ना वो आपकी रेलेवेंट लाइंस होती हैं और वो वही होती हैं। तो ये मैंने क्या बताया अभी, ऐसे क्या होता है? ये मैं यही तो बता रही हूँ कि ऐसे क्या है। ये किस तरह का क्वेश्चन था? आप प्रेजेंट हैं क्लास में? अच्छा, इसमें एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आपने जो आउटलाइन बनाई होगी ना बेसिकली उसी को डिफाइन करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर एक बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स वो होते हैं जो आपने आउटलाइन बनानी है। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी आउटलाइन का सेकंड पार्ट जो होगा, जो उसमें आपने आर्गुमेंट रेज किए हुए हैं या कॉज बताए हुए हैं, उनको लेके क्यों लिखा जाता है? ताकि आप 17 स्केल की जॉब ले सकें, इसलिए लिखा जाता है। रिक्वायरमेंट रख दी है बीपीएससी वालों ने, इसलिए लिखा जाता है ऐसे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के पास आपकी बात इसकी बॉडी होती है। बॉडी पैराग्राफ आपको कैसे आपने लिखने हैं और किस तरह से आपने लिखने हैं ये भी आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ ये एलिमेंट बता रही हूँ, स्ट्रक्चर ऐसे का बता रही हूँ कि ऐसे बेसिकली होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें पहले सबसे आपने तारुफ लिखना है, फिर आपने उससे रेलिवेंट बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं। बॉडी पैराग्राफ मीन्स हर एक लाइन जो आपने आउटलाइन में लिखी होगी उस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर एंड पे आप कंक्लूजन जो है ना, बाकी फिर एंड पे आपने कंक्लूड कर देना। कंक्लूजन आपका हाफ पेज पे भी होगा तो वो चलेगा। इंट्रोडक्शन का 1 पेज हो गया, हाफ पेज आपका जो है वो कंक्लूजन ले जाएगा, और बाकी दरमियान में बॉडी पैराग्राफ डिपेंड करते हैं आपकी आउटलाइन पे कि आपने आउटलाइन पे कितने आर्गुमेंट रेज किए हैं, आपने कितने कॉज एंड इफेक्ट की लाइंस डाली हैं। तो अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज हो जाए और आप जो है वो उसको देखें कि मेरी अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं करने वाली, तो आप उनकी 2 लाइनों को जो है ना वो मर्ज करके भी अपने पैराग्राफ्स को कर सकते हैं। लेंथ मैटर नहीं करती, आपका आर्गुमेंट मैटर करता है कि आपने उसको ड्रेस कर दिया या नहीं। एनालिसिस ऑफ स्टेट एक्टर। अच्छा, फीचर्स ऑफ ऐसे क्या होते हैं? हमने किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो ऐसे कंप्लीट करना है। देखें, आप लोग अपनी फिलोसफीज और अपने क्वेश्चंस और अपने दिमागों की जो जनरेटेड बातें हैं उसको बाद में कीजिएगा। अभी जो चीजें मैं समझा रही हूँ ना, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप समझ लें, इससे आपको मेरे ख्याल में प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा कि ऐसे होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने किन एक्टर्स को, किन चीजों को ध्यान में रखना है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेट एक्टर जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एजुकेशनलिस्ट हैं, उनकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उन्होंने अगर कोई पॉलिसी दी है तो वो क्या है, उनका क्रिटिक्स किस तरफ से होता है, इसके लिए बेस्ट है डॉन के आर्टिकल्स, ठीक है। डॉन न्यूज़पेपर है, उसके आर्टिकल्स आते हैं, आप उसको आज से पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपने इस सीट पे जो है ना वो वाकई सीरियसली अप्लाई करना है तो आप उसके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दें। उसके आर्टिकल्स पढ़ने का ये फायदा होगा, एक तो आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई एनालिस्ट लिखता है तो वो किस तरह से लिखता है, उसने कहाँ से बात स्टार्ट की और उसने किस तरह से एंड की। दूसरा, आपके पास जो है ना मटेरियल आएगा, आप इश्यूज को पढ़ेंगे, वो इश्यूज पे ही होते हैं, आप इश्यूज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंटली इश्यूज चल क्या रहे हैं, किसी ने उसके बारे में क्या कहा है। देखो, आपने खुद से तो कुछ भी नहीं लिखना ना, वहां पे आप
पढ़ेंगे तो ही जाके लिखेंगे। तो अगर आप डॉन न्यूज़पेपर का एक आधा आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा इसने वो उस बंदे ने इस तरह से लिखा था तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उनके व्यूज़ को पढ़ना ज़रूरी है। जनरल पब्लिक व्यू एनालिसिस होना चाहिए आपको। हम लोग क्या सोचते हैं, आप देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, पॉलिटिकली जो भी इश्यूज चल रहे हैं हमें पता है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, अवाम की ज्यादातर मेजोरिटी की राय क्या है उसके बारे में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी, कोई बिल, कोई एक्शन ले रही है तो उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या एक्शन किस तरह से था, उसके व्यूज क्या थे और उसको अवाम ने किस तरह से लिया, इकोनॉमिस्ट ने किस तरह से लिया, ये चीजें जो होती हैं ना ये हमारे ऐसे को पिक्चर करने में हमारी हेल्प करती हैं। और ये वो चीजें होती हैं जिनसे हमारे पास एक मटेरियल आ जाता है, हमें पता होता है अगर कोई इशू आ गया है तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, मेरे ख्याल में ऐसे के लिए इतनी चीजें काफी थी, बाकी चीजें जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस में आएंगी। अभी मैं आपको एक ये सामने आपकी आ रही होगी एक आउटलाइन। अब जिसने मेरे से ये क्वेश्चन किया था ना कि ऐसे क्या होता है, तो वो ये देख ले, ये आपका टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वैसे ही अटेम्प्ट किया हुआ एक टॉपिक, इन्फ्लेशन और गवर्नेंस। अब अगर मुल्क में महंगाई हो रही है तो उसका गवर्नेंस यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो मेथड है और उसकी जो पॉलिसीज हैं उन उनकी वजह से इन्फ्लेशन आ रही है या इन्फ्लेशन की वजह से उस पे क्या असर हो रहा है। ये बेसिकली 2 डायमेंशनल टॉपिक है। इसमें 2 चीजें मेंशन की हुई हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कीमतों का बढ़ जाना, ठीक है। और गवर्नेंस यानी कि हमारे वे ऑफ जो मेथड है हमारी गवर्नमेंट के, उनको हम गवर्नेंस के मेथड में लेके आते हैं। अब सबसे पहले आपने यहाँ इंट्रोडक्शन की आउटलाइन, आउटलाइन आपकी इस तरह से होगी। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है। किसी ने पूछा था थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होती है कि आपने जिस टॉपिक को एड्रेस करना है ना, उस टॉपिक के बारे में आप जो स्टांस लेते हैं। अगर उन्होंने आपको कह दिया कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में, अगर है तो उसकी क्या वजह है, और आप कह रहे हो कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी कॉज जो है वो बैड गवर्नेंस है और इसको सॉल्व करना चाहिए, तो ये बेसिकली आपका वो स्टांस है जो आप थीसिस स्टेटमेंट में लिखोगे, ठीक है। तो उसको आपने 2 से 3 लाइनों में या 4 लाइनों में, मैक्स आप 5 लाइनों में भी अपनी थीसिस स्टेटमेंट यानी कि जो स्टांस आपने लेना है ऐसे में उस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए, वो आप उसमें 3 से 4 लाइंस में पहले लिख देते हो ताकि एग्जामिनर को अंदाजा हो जाए कि इस बंदे ने आगे जाके क्या लिखना है, ठीक है। फिर आप उस टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हो, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेशन एंड गवर्नेंस। ये टॉपिक का एक आउटलाइन का एक स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है। अब यहाँ पे आप बताओगे इन्फ्लेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन्फ्लेशन क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, तो उसके बारे में आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दोगे। यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन इसका एक पूरा पैराग्राफ आप अपने ऐसे में इंट्रोडक्शन के फौरन बाद डालोगे। फिर आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन गवर्नेंस। अब मैंने इसको सिंपल कॉज एंड इफेक्ट में ले लिया। मैंने अपनी डोमेन इस तरह से बना ली कि भाई मैं पहले बताऊंगी कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट गवर्नेंस पे क्या है, अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो वो क्या कौन से इम्पैक्ट्स डाल रही है। आगे मैंने उसके आर्गुमेंट रेज किए, मैंने खुद से रेज किए। मुझे ये लगा कि हाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैन अंडरमाइन गवर्नमेंट लेजिटिमेसी लीडिंग टू सोशल अनरेस्ट। मुझे ये लगा कि जो इन्फ्लेशन है जब ये हाई होती है तो वो गवर्नमेंट की जितनी भी लेजिटिमेसी होती है उसको डाउन करके तो सोशल अनरेस्ट पैदा कर देती है। अब ये कॉमन सी बात है, देखिए कीमतें बढ़ती हैं तो सारी सोसाइटी हो जाती है ना अपसेट। हम लोग अपसेट हो जाते हैं कि महंगाई हो गई है, हमें हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये एक सोशल इशू है इन्फ्लेशन का। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट के लिए किस तरह से मसला होगा। अब गवर्नमेंट के लिए ये मसला हो जाता है कि हर बंदा, हर सोशल बंदा जो है वो उस पे क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देता है कि ये गवर्नमेंट आई है तो इसने जो है ना वो महंगाई कर दी है और ये गवर्नमेंट बुरी है, इसको अपने तरीके बदलने चाहिए, इसको चाहिए महंगाई कम करे। तो ये चीजें जो है फिर अनरेस्ट पैदा करती हैं। सेकंड पे मैंने लिया इन्फ्लेशन कैन लीड टू informationalize of the economy which affects formal institutions and government mechanism, ठीक है। फिर आगे मैंने soaring inflation can lead to the erosion of tax revenues, limitizing। ये मैंने सारी चीजें, ये वो चीजें थी जो मुझे लगा के बेहतर है कि मैं इन चीजों को लेके गवर्नेंस को और गवर्नमेंट को एड्रेस कर सकती हूँ। तो इसी तरह से आपने अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको जो चीज लगेगी कि इसमें ये चीज डालनी इम्पोर्टेंट है वो चीज आप अपने आर्गुमेंट्स में रेज करोगे। बेसिकली ये एक आपको एक वो मैं सैंपल दिखा रही हूँ जिस तरह से आपने पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है।
फिर मैंने बताया कि गवर्नेंस, अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये टू वे डायमेंशन है, ये टू वे डोमेन है, यानी कि इन्फ्लेशन का गवर्नेंस पे और गवर्नेंस का इन्फ्लेशन पे क्या है, ये दोनों बेसिकली इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट भी चूंकि इसी तरह से बनाई, फिर मैंने दोनों को एक दूसरे पे उनका इफेक्ट बता दिया, पहले इन्फ्लेशन का गवर्नेंस पे, फिर मैंने गवर्नेंस का इन्फ्लेशन पे, फिर इन्फ्लेशन इज अ वर्ल्ड वाइड इशू, मैंने ये भी बता दिया कि वर्ल्ड वाइड इशू है। और उसके लिए मैंने टर्की की एग्जांपल ली, ईरान की एग्जांपल ली, इजिप्ट की एग्जांपल ली, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा, कि भाई ये वर्ल्ड बैंक डाटा ने बताया है कि ये हमारा ही नहीं पूरे मुल्क का मतलब अगर टर्की को लें, ईरान को लें, इजिप्ट को लें, इन लोगों का भी यही मसला है कि इन्फ्लेशन इसमें पाई जाती है। देन हम कंक्लूजन बता देंगे, ठीक है। ये एक सैंपल था आपके लिए। फिर एक और सैंपल मैंने आप लोगों के लिया, ये बेसिकली एक सिंपल टॉपिक है जो कि सोशल इशू पे है कि ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ प्रिडिक्शन, इट इज हैपनिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये जो हमारा सडन चेंज आता है इन्वायरमेंट में, गर्मी शदीद हो जाती है, सर्दी आने का नाम नहीं लेती, आपने देखा होगा इस दफा। बेसिकली ये सारा प्रैक्टिकल काम है जो हमने करना है। जी मैडम, वाइंड अप अभी करते हैं, आप क्वेश्चंस ले लें, 2 से 3 मिनट में वाइंड अप करते हैं। मैं फीस शेड्यूल बता दूं बच्चों को एक दफ़ा, 4000 पर मंथ फीस है और